हेलो क्लास 8th, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 9, द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 2। सो लेक्चर नंबर 1 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी, काफ़ी सारी चीज़ें जानी थी। हमने ये देखा था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्यूशन पे व्हेन वी हैव अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट एंड अ गैसियस सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास सॉलिड सॉल्यूट होगा सॉल्वेंट के अंदर तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होती है, बट इन केस ऑफ गैस ये चीज़ें बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। राइट, चलिए, सो विल स्टार्ट फ्रॉम आवर साइंटिफिक हेरिटेज। Water has primarily been used as a solvent for a preparation of medicinal formulas in Ayurveda, Siddha and other traditional system of medicine in India। तो आज भी बहुत जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, वाटर का इस्तेमाल होता था, ठीक है, मेडिसिन प्रिपरेशन करने में, मेडिसिन का फॉर्मूला प्रिपरेशन करने में। कहाँ कहाँ पे? आयुर्वेदा में, सिद्धा में एंड अदर मेडिसिन इन इंडिया। ठीक है, एडिशनली drug formulations have been prepared using hydroalcoholic extract of the herbs, and the Indian system of medicine have also referred to a use of oil, ghee, milk and other substances as a solvent। तो देखो, वाटर हमें पता है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना? क्यों? उसके अंदर सारी की सारी चीजें, ऐसा समझो कि मैक्सिमम चीजें वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाती है। दैट्स व्हाई वाटर इज कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, बट अगर हम एंशिएंट आयुर्वेदा के बारे में बात करें, अपने पहले के टाइम के बारे में कि किस तरीके से मेडिसिन का प्रिपरेशन होता था, क्या क्या चीजें मेडिसिन में यूज की जाती थी, सो वाटर इज अ प्राइमरी थिंग इन दैट मेडिसिन। साथ ही साथ और क्या क्या चीजें यूज की जाती थी? घी, मिल्क एंड दी अदर सब्सटेंसेस जो कि एक्ट करती है एज अ सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, फॉर ड्रग फॉर्मुलेशंस टू हेल्प अचीव दी थेरेपेटिक बेनिफिट्स ऑफ दी ड्रग्स। तो जो भी मेडिसिन है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए, प्रॉपर उसका बेनिफिट लेने के लिए ये सारी की सारी चीजें एज अ सॉल्वेंट यूज की जाती थी। ठीक, नाउ बी अ साइंटिस्ट। व्हाट इंस्पायर आसिमा चैटर्जी टू वर्क ऑन मेडिसिनल प्लांट? सो यहाँ पे हम किन के बारे में जानेंगे? यहाँ पे हम आसिमा चैटर्जी के बारे में जानेंगे और इनकी पिक्चर है ये। ठीक है, सो आसिमा चैटर्जी इज रिनाउंड फॉर हर वर्क इन द डेवलपिंग एंटी-टिपिक एंड एंटी-मलेरियल ड्रग। ठीक है, she used solvent and solution extensively to extract and isolate important compounds from medicinal plants. She earned a doctorate of science, becoming the second Indian woman to do so after जानकी अमाल। सुना है ना जानकी अमाल का नाम? राइट, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? यस, यहाँ पे इन्होंने किस चीज के बारे में डेवलपमेंट की है? तो एंटी लेप्टिक एंड एंटी मलेरियल ड्रग पे इन्होंने काम किया है। राइट, इन्होंने किसका यूज करके? यूज सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन एक्सटेंसिवली टू एक्सट्रैक्ट एंड आइसोलेट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट्स। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजों को, सॉल्वेंट को इन्होंने एक्सट्रैक्ट करके मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ से बनाया है। राइट, एंड जिनकी वजह से इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। ठीक है, बिकमिंग द सेकेंड इंडियन वुमेन टू डू सो आफ्टर द जानकी अमाल। तो जानकी अमाल के बाद अगर किसी का नाम आता है सो दैट इज आसिमा चैटर्जी। ठीक है, she became the first woman to receive the Shanti Swarup Bhatnagar Award in the field of the chemical science and also honored with the Padma Bhushan। तो इनको ये अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, राइट, फॉर her work। Now, do gases also dissolve in water? क्या गैस भी वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? यस। ठीक है, आंसर क्या होगा बेटा? यस, गैस भी वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। सोचो, अगर गैस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहे होते तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, है ना, तो वो सांस कहाँ से ले रहे होते? वो उसी गैस से तो सांस लेते हैं जो कहाँ पे डिसॉल्व होते हैं? पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो पानी के अंदर पहले से ही ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक, नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं। So many gases including oxygen dissolve in water. Oxygen dissolve in water only to a small extent. Even though present in the minute quantities, it is this dissolved oxygen that sustain all aquatic life, including plants, fishes and other organisms. तो देखो,
अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में ना बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अलग अलग गैस की अलग अलग सॉलिबिलिटी होती है एंड ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी वाटर में बहुत कम होती है। उसके बाद भी, इतना माइन्यूट क्वांटिटी होने के बाद भी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इट इज डिसॉल्व ऑक्सीजन दैट सस्टेन एक्वेटिक लाइफ। उतने ही ऑक्सीजन से एक्वेटिक लाइफ अपना जो जीवन है, ठीक है, वो उस पानी के थ्रू, जिसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उससे वो पूरी अपनी जिंदगी जी लेती है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हमें बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए होता है, तभी तो जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो हम सांस नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ठीक है। इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन वाटर अ यूनिफॉर्म और द नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर? तो यूनिफॉर्म, ऑफ कोर्स हमें थोड़ी दिखाई देगा कि कहाँ पे नाइट्रोजन है, कहाँ पे ऑक्सीजन है, कहाँ पे आर्गन है, हमें नहीं दिखाई देगा। तो वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, राइट। इट इज यूनिफॉर्म मिक्सचर बिकॉज द गैसेस डिसॉल्व इवनली इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। यूनिफॉर्म मिक्सचर का मतलब पता है ना, कि जब सॉल्यूट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर, ठीक। Does temperature affect the solubility of gas in liquid also? If so, how? Does temperature affect the solubility of gas? क्या टेम्परेचर solubility of gas को अफेक्ट करती है? स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था वैसे तो, ठीक है, कि क्या टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस की solubility अफेक्ट होती है या फिर नहीं होती? आंसर क्या होगा? यस, होती है, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैसेस इन अ लिक्विड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैसेस इन अ लिक्विड डिक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैसेस इन अ लिक्विड इंक्रीज हो जाएगा, ओके। It has been observed that the solubility of a gases generally decrease as temperature increase. सॉलिबिलिटी जो है गैस की वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो मोर ऑक्सीजन कैन डिसॉल्व इन कोल्ड वाटर, है ना। ठंडे पानी में ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा, गर्म पानी में कम ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा। रीजन अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटा, रीजन अभी मैंने आपको बता दिया है कि क्या रीजन है, ठीक। चलो, ensuring sufficient oxygen for aquatic life. On the other hand, when water warm up, the solubility oxygen decrease. टेम्परेचर कम होगा, solubility बढ़ जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऑक्सीजन की solubility पानी के अंदर कम हो जाएगी, ठीक है। Now I understand that the mixture we use can also be a two type, है ना। दो टाइप के मिक्सचर के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। वन इज यूनिफॉर्म मिक्सचर एंड अनदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। सो यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होता है? यस, क्या होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर? जहां पे सॉल्यूट यूनिफॉर्मली इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मिक्सचर। नॉन यूनिफॉर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जहां पे पूरी तरीके से सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो पाता, स्प्रेड नहीं हो पाता, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पानी के अंदर चीनी या फिर नमक मिला दो, वो पूरे में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर आप चीनी वाला पानी पीते हैं, नमक वाला पानी पीते हैं, तो जो टेस्ट फर्स्ट सिप का आएगा वही टेस्ट बेटा लास्ट सिप का भी आएगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम यूनिफॉर्म मिक्सचर कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता। जैसे पानी के अंदर हमने ऑयल डाल दिया, पानी के अंदर हमने मिट्टी डाल दिया, ठीक है, तो वो नीचे बॉटम पे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। Uniform mixtures are called solution and their components are not visible separately. In non-uniform mixture, the components can be seen either with the naked eye or with the magnifying device. ठीक है, सोल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम आराम से देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज बेटा बहुत छोटा होता है, ठीक है। एंड जब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर के बारे में तो इनके कंपोनेंट हमें आराम से दिख जाते हैं, ठीक है। सोल्यूशन के पार्टिकल का साइज कितना होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर से भी बेटा छोटा होता है। चलो, I observe that
I observed that in some non-uniform mixtures such as sawdust in water, the sawdust float, whereas in the mixture the sand and water, the sand sink. I wondered why this happened. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर के बारे में हम बात करते हैं तो जो सॉडस्ट होते हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं, ठीक है, ऑल्दो वो भी नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है. जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो सिंक कर जाते हैं, वो भी नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है. पर ऐसा क्यों? सो इट्स डिपेंड ऑन दी डेंसिटी. किस पे डिपेंड करता है बेटा? डेंसिटी पे डिपेंड करता है. अगर वाटर से लाइटर है, जैसे मान लिया हमने सॉडस्ट इज लाइटर देन वाटर, तो वो पानी के ऊपर तैरेगा, ठीक है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा. मिट्टी जो होती है, रेत जो होता है, सैंड जो होता है, दैट इज हेवियर देन वाटर, तो वो सिंक कर जाएगा, ठीक है. तो डेंसिटी के ऊपर भी फर्क पड़ता है कि डेंसिटी कैसा है हमारे पास सॉल्यूट का. ओके, नाउ व्हाई डू ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर? तो देखो यही चीज है कि वाटर फ्लोट और सिंक क्यों और कैसे होता है. सो दो रीजन है, अभी मैं आपको बता देती हूं. पहला रीजन यहाँ पे डेंसिटी वाला रीजन है, दूसरा रीजन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स वाला रीजन होगा, ठीक है. देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है. सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सम ऑब्जेक्ट फ्लोट व्हाइल सम अदर सिंक, है ना. कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं जबकि कुछ ऑब्जेक्ट डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हैं. यू मे हैव नोटिस दैट while washing rice, husk particles present in the rice float on the surface of water while rice sink on the bottom. ठीक है, राइस के अंदर जो हस्क प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम उसको पानी में डालते हैं सारे के सारे राइस बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे एंड जो हस्क है वो पानी में ऊपर तैरते लगेंगे, ठीक है, वो ऊपर फ्लोट करने लगेंगे. व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? इफ यू एड ऑयल टू वाटर इट फ्लोट ऑन वाटर. Generally, it is believed that objects that float in liquid are lighter than others that sink are heavier than the liquid, right? ऐसा ही होता है. अगर कोई चीज पानी से हल्की है, अगर किसी का डेंसिटी पानी से कम है, तो वो चीज पानी पे फ्लोट करेगी. अगर किसी का डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो वो पानी में सिंक कर जाएगी. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट? नाउ a wooden stick and an iron rod may be the same size, yet the iron rod feel much heavier. When we say that iron is heavier than wood, we are referring to the special property known as density. तो देखो यहाँ पे डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट आपकी बुक में दिया गया है. तो जो चीज हैवी होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, जो चीज लाइटर होती है उसकी डेंसिटी कम है. जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो डूब जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट करने लग जाएगा. ओके, क्लियर? चलिए, which describe the heaviness of the object. So density basically mass के बारे में बताती है और mass हमें किसके बारे में बताती है? heaviness के बारे में बताती है. Now, no. So, however, the density of a substance is not only factor that decide whether it will float or sink in a particular liquid, है ना. तो सिर्फ हम डेंसिटी के बेसिस पे चीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सी चीज फ्लोट करेगी एंड कौन सी चीज सिंक करेगी, है ना. मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं. जैसे कि सरफेस एरिया के बारे में हम बात करते हैं, जिसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है वो उतना ज्यादा क्या होगा? फ्लोट करेगा. जिसका जितना कम सरफेस एरिया होगा वो उतना जल्दी सिंक कर जाएगा, ठीक है. तो सरफेस एरिया भी यहाँ पे एक हमारा मेन फैक्टर होगा, राइट. नाउ नेक्स्ट है हमारा 9.5, व्हाट इज डेंसिटी. So imagine a crowded bus where many people are packed together and this is an example of high density, whereas the same bus with only a few people is an example of low density. चलो, सो डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं. डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको बताऊं मैं, सो डेंसिटी होता है यहाँ पे बेटा मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, सो डेंसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. सो बेसिकली अगर किसी चीज का मास ज्यादा है तो उसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा, अगर किसी का मास कम है तो उसका डेंसिटी भी कम होगा, ठीक है. सो हमारे पास यहाँ पे एक डेंस फॉरेस्ट दिख रहा है आपको. इसमें क्या है? जो ट्रीज है वो बिल्कुल पास पास है, ठीक है. जो यहाँ पे ट्रीज है वो क्या है बेटा? बिल्कुल पास पास है. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बहुत ज्यादा सेम एरिया में पास पास अगर बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं तो ये इंडिकेट कर रहा है डेंसिटी को, इसकी डेंसिटी हाई है. वही सेम एरिया में प्लांट्स लगे हैं बट थोड़े दूर दूर, तो वो बता रहा है कि इसकी डेंसिटी कैसी है? लो है.
कैसी डेंसिटी हो जाएगी बेटा, लो डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने बस का एक एग्जाम्पल दिया है, चलो हम भी एक बस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपकी स्कूल बस है, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि किसी दिन स्कूल बस छोटी हो जाती, किसी दिन स्कूल बस बड़ी हो जाती, नहीं, उसका वॉल्यूम जो है वो सेम ही रहता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो एक दिन बस में आ गए 50 बच्चे और एक दिन बस में आ गए सिर्फ 5 बच्चे, तो क्या होगा, बस का साइज तो उतना ही है, यानी कि जो बस का वॉल्यूम है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन बच्चे ज्यादा आने की वजह से क्या हो जाएगा, मास बढ़ जाएगा। मास बढ़ जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। हम बोलते हैं ना बस बहुत ज्यादा डेंस लग रहा है, बस बहुत ज्यादा क्राउडेड लग रहा है, इसका क्या मतलब है कि सेम एरिया में मास बढ़ गया है, सेम वॉल्यूम में मास बढ़ गया है, दैट मीन्स डेंसिटी भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। राइट, अगर जिस दिन 5 स्टूडेंट्स आते हैं उस दिन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बस खाली रहेगा, वॉल्यूम सेम है, मास कम हो गया, डेंसिटी अपने आप कम हो जाएगी। ओके, चलिए, सो similarly for a forest where trees grow closer to each other is called dense forest, but if the tree are far apart it is considered less dense, है ना। अगर ट्रीज जो है यहाँ पे बेटा दूर दूर रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ये लेस डेंस कहलाएंगे। हाउ डू साइंटिस्ट डिफाइन डेंसिटी, अब साइंटिस्ट जो है वो डेंसिटी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, सो लेट अस फाइंड आउट। We have learned that matter is anything that possess mass and occupies space. मैटर क्या होता है, जिसके पास मास होता है एंड जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम मैटर कहते हैं। राइट, कहते नहीं कहते, मैटर क्या होता है, एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसी को बेटा हम मैटर कहते हैं। सो डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो ये हमारे डेंसिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, क्या बता रहे कि कितना मास कितने यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है, कितना मास कितने यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, उसको हम डेंसिटी कहेंगे। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस में बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली यूजिंग द फॉर्मूला। सो डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। क्या होगा बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। The density of a substance is independent of the shape or size. ठीक है, डेंसिटी को शेप साइज उससे फर्क नहीं पड़ता है, डेंसिटी बस 2 चीजों पे डिपेंड करती है, किस किस पे, मास पे डिपेंड करती है एंड वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। राइट, अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा। ठीक, नाउ the density of a substance is independent of its shape or size, however it is dependent on the temperature and pressure। क्योंकि वॉल्यूम जो है, जब भी हम बात यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में करेंगे तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से वॉल्यूम इफेक्ट होता है। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से वॉल्यूम इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे कि डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप और साइज, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, ये यहाँ पे हमारा टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। प्रेशर प्राइमरली अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ गैसेस व्हाइल इट्स इफेक्ट ऑन सॉलिड एंड लिक्विड इज नेग्लिजिबल। ठीक है, गैसेस पे हमें डेंसिटी का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, बट सॉलिड एंड लिक्विड पे उतना इफेक्ट हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि भाई सॉलिड एंड लिक्विड पे प्रेशर और टेम्परेचर का इतना इफेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन गैसेस पे डेफिनेटली 110% हमें इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, चलो, सो नेक्स्ट यहां पे क्या है, द यूनिट इन विच डेंसिटी इज एक्सप्रेस विल डिपेंड ऑन द यूनिट मास एंड वॉल्यूम टेकन। ठीक है, सो किस पे डेंसिटी डिपेंड करती है, मास एंड वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। नाउ व्हाट इज द यूनिट फॉर मास, मास की यूनिट यहां पे हो जाएगी केजी एंड वॉल्यूम की यूनिट यहां पे हो जाएगी मीटर क्यूब। सो अगर कोई आपसे डेंसिटी का यूनिट पूछता है सो दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। सो as you have learned, the SI unit of mass and volume are in kilogram and cubic meter respectively. Therefore, the SI unit of density is in kilogram per cube meter, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही तो लिखा है मैंने भी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर। ठीक है, और अगर हमें को इसको सिर्फ सिंबल के फॉर्म में लिखना होगा तो हम इस तरीके से सिंबल के फॉर्म में लिख देंगे। क्लियर, इन केस ऑफ लिक्विड अदर यूनिट ऑफ डेंसिटी कैन ऑल्सो बी यूज्ड।
है ना, मिलीलीटर पे हम लिख सकते हैं, लीटर पे लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वांटिटी क्या है और किस फॉर्म में दी गई है, ठीक है। सच एज ग्राम पर मिलीलीटर एब्रीवेटेड एज ग्राम पर ml एंड ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं, मीटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा, सेंटीमीटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नाउ कन्वर्जन फैक्टर फॉर डेंसिटी, कन्वर्जन फैक्टर देखो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, विच इज इक्वल टू द 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम अपॉन, अब देखो 1000 ग्राम अपॉन 1000 लीटर किसकी इक्वल हो जाएगा, यहां पे क्या है 1 ग्राम पर लीटर। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन कर पाएंगे यहां पे। द मास ऑफ 1 ml ऑफ वाटर इज क्लोज टू द 1 ग्राम एट रूम टेम्परेचर, है ना, 1 ml एंड 1 ग्राम रूम टेम्परेचर पे कहीं ना कहीं इनकी वैल्यूज जो है वो सेम होंगी, ठीक है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मास ऑफ वाटर वी जनरली कंसिडर्ड द वॉल्यूम इन ml, है ना, तो एंड इट्स मास इन ग्राम। सो जनरली यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम वाटर के मास के बारे में बात करें तो किस में कंसिडर करते हैं हम, वॉल्यूम को हम ml में कंसिडर करेंगे एंड मास को हम ग्राम में कंसिडर करेंगे, ठीक है। Hence 10 ml of water would be approximately 10 gram, अभी बताया ना ml और ग्राम अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, सो वी कैन राइट इट, ठीक है। हम इस चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 ग्राम जो है वो किसके इक्वल है, 10 ml की इक्वल है। तो सिमिलरली 100 ml किसके बराबर होगा बेटा, 100 ml यहाँ पे 100 ग्राम के बराबर होगा। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml, 10 ग्राम इज इक्वल टू 10 ml, सो 100 ml इज इक्वल टू 100 ग्राम, दैट इज सो सिंपल, राइट। चलिए, सपोज द मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्लॉक इज 27 ग्राम, ठीक है, मास हमें यहाँ पे 27 ग्राम दे रखा है एंड वॉल्यूम इज गिवन टू अस दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। क्या आप डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, सो मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ जाएगा बेटा डेंसिटी, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी आ जाएगी, राइट और वही डेंसिटी हमने यहां पे निकाल के देख ली है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस इट कैन बी सेड दैट एल्यूमिनियम इज 2.7 टाइम्स डेंसर देन वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर की तो डेंसिटी 1 होती है, कितनी होती है बेटा वाटर की डेंसिटी 1 होती है, एंड यहां पे हमने एल्यूमिनियम की डेंसिटी निकाली कितने वॉल्यूम में, 10 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम में, दैट इज 2.7। सो 1 एंड 2.7 में ऑफ कोर्स देयर इज डिफरेंस, है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम इज मोर डेंसर देन वाटर, ठीक है, एल्यूमिनियम जो है वो वाटर से ज्यादा डेंसर है, राइट, एल्यूमिनियम इज मोर डेंसर देन वाटर। सो we express this fact by saying that relative density of aluminium with respect to water is 2.7 and it is a number without any unit। क्यों, क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं ना दो चीजों को, दो डेंसिटीज को हम रिलेट कर रहे हैं, तो इनकी यूनिट जो होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, राइट, इनकी यूनिट जो है बेटा वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। नाउ relative density of any substance with respect to water, फॉर्मूला क्या होगा, density of that substances divided by density of water at that temperature, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, रिलेटिव डेंसिटी को हमने यहाँ पे कंपेयर किया है, किससे कंपेयर किया है, जिसको भी कंपेयर करेंगे वो ऊपर आ जाएगा। तो मान लो एल्यूमिनियम को हमने वाटर से कंपेयर किया, तो यहाँ पे ऊपर एल्यूमिनियम की डेंसिटी आ जाएगी और नीचे हमारा वाटर का डेंसिटी है ही, ठीक है, नीचे हमारा यहाँ पे वाटर का डेंसिटी हो ही जाएगा। नाउ थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, चलिए भाई, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। सो हैव यू नोटिस दैट सम पैकेट्स ऑफ घी और ऑयल आर लेबल्ड विद द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर, है ना, होता है ना कि जब हम घी और इस तरीके का ऑयल लेकर आते हैं उस पे 1 लीटर मेंशन होता है, लेकिन वेट ऑफ ओनली सेज 910 ग्राम, 910 ग्राम ही उसका वेट होता है। What does this tell about the density of the oil? And is it less or more dense than the water? तो देखो oil is less denser than water. Oil की जो डेंसिटी होती है वो वाटर के कंपैरिजन में कम होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि ऑयल की डेंसिटी कम है, देखने में तो ऑयल की डेंसिटी ज्यादा लगती है ना, क्योंकि ऑयल थिक होता है, वाटर बहुत ज्यादा लाइट होता है, बट नहीं, ऑयल इज लेस डेंस देन वाटर। और इसका एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे आप, पानी में ऑयल मिक्स कर दो,
सिंपल सी बात है। क्या करोगे, पानी में ऑयल मिक्स कर दो। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप ये चीज देखेंगे कि यहां पे क्या हो रहा है, यस ऑयल जो है ना वो पानी में ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है, ऑयल पानी में फ्लोट करेगा और पानी नीचे रह जाएगा। ऑयल ऊपर पानी नीचे, तो ऊपर क्यों है ऑयल, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। पानी नीचे क्यों है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, राइट। नाउ 9.5.1 डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटीज। सो द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके मास एंड उसके वॉल्यूम को मेजर करके। बहुत सिंपल सी बात है। हाउ टू मेजर मास, अब मास को कैसे मेजर करते हैं। So you learn the term mass in curiosity grade 6. Mass is the quantity of matter present in an object. एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, क्या कहा, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, मास कहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। वेट हम कितना अपने अर्थ के टुवर्ड्स, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटी लग रहा है, दैट इज कॉल्ड वेट। मास क्या है, हमारे अंदर कितना मेटल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मास। ओके, सो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज बैलेंस। जिससे हम मास को चेक करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम बैलेंस कहते हैं। You must have seen various type of balances used by shopkeepers, है ना। डिजिटल वेइंग बैलेंस होता है, ठीक है, और तराजू भी आपने देखा होगा, वाट ट्रक के भी चेक करते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं टू मेजर, राइट। You learn in chapter exploring forces that on earth weight and mass are closely related, है ना। वैसे तो डिफरेंस है, बट हम कैसे पढ़ते हैं, हम इनका ऐसा समझ रहे कि दोनों के दोनों सेम ही है, बट दोनों के दोनों अलग होते हैं बेटा, दोनों के दोनों अलग होते हैं। मास कभी भी, ठीक है, मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता एक ऑब्जेक्ट का, वेट हमेशा चेंज हो जाता है, ठीक है। वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, मास ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। मास तो मैटर है, ठीक है, आ रही बात समझ में। बट यहां पे अर्थ पे हम क्या करते हैं, दोनों को ना एक ही मान के काम चला लेते हैं, ठीक है, दोनों को हम यहां पे एक ही मान के बेटा काम चला लेते हैं। नाउ यू मेजर द मास बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है। तो हम मास को कैसे मेजर करेंगे, इन एक्टिविटीज से। एक्टिविटी 9.3 लेट अस मेजर। सो सबसे पहले हमने डिजिटल वेइंग बैलेंस को ऑन किया। अब उसके बाद ऑब्जर्व द इनिशियल रीडिंग एंड द डिजिटल वेइंग बैलेंस डिस्प्ले। जैसे हमने इसको ऑन किया, इस पे रीडिंग चेक कर लो। हो सकता है कि इसकी रीडिंग 0 हो सकता है कि इस पे आपको कुछ रीडिंग शो कर रही हो। तो अगर इसकी रीडिंग 0 है, दैट्स ओके। अगर 0 नहीं है तो उसको टेयर कर दो। टेयर करने से क्या होगा, आपने उसको 0 कर दिया, ठीक है। इट शोज अ 0 रीडिंग, इफ नॉट देन वी मस्ट ब्रिंग टू 0 बाय प्रेजेंटिंग द टेयर और द रीसेट बटन, ठीक है। अगर नहीं है तो टेयर वाले बटन पे क्लिक करके उसको या फिर रीसेट वाले बटन पे क्लिक करके, कुछ भी हो सकता है, उसको हम 0 पे ले आएंगे। नाउ अब क्या करने वाले हैं, प्लेस अ ड्राई एंड क्लीन वॉच ग्लास और द बटर पेपर ऑन द पेन, ठीक है। इस पे हम क्या रखेंगे, वॉच ग्लास रख दो या फिर बटर पेपर रख दो। नोट द रीडिंग ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस। उसके बाद जो भी आपने बटर पेपर या फिर वॉच ग्लास वेइंग मशीन पे रखा है, उसका भी वेट वेइंग मशीन कैलकुलेट करेगा। यस, तो यहां पे आपको कुछ वेट दिखेगा। नाउ अगेन रीसेट, फिर से उसको रीसेट करके 0 पे लेकर आना है। रीसेट द डिजिटल वेइंग बैलेंस रीडिंग टू द 0 बाय प्रेसिंग द टेयर और द रीसेट बटन एज शोन इन दिस फिगर। क्यों, क्योंकि हम केमिकल का वेट चेक करेंगे, किस बीकर में या फिर किस वॉच ग्लास में केमिकल रखा हुआ है, इसको हम मेजर नहीं करने वाले हैं, है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल का मास चाहिए होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल का वेट चाहिए होगा। इसीलिए जो भी एक्सटर्नल चीजें हैं उनको हम उनका वेट 0 कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बेटा, उनका वेट हम 0 कर देते हैं। Now carefully place the solid object such as stone or the watch glass. Note the reading display on the balance which give the mass of the stone by saying 16.400 ग्राम, ठीक है। वहां पे स्टोन का मास हमको कैलकुलेट करना है और स्टोन का मास हमको कितना नजर आ रहा है, सो स्टोन का मास है 16.400 ग्राम। You may use any other type of balance available in your school, ठीक है। हो सकता है कि अलग बैलेंस अवेलेबल हो, आप चेक कर सकते हैं। नोट,
The mass of liquid may be measured by replacing watch glass with a beaker and pouring the desired amount of liquid in it. Of course, क्योंकि watch glass में हम liquid तो नहीं रख पाएंगे, वो flat होता है, that's why. अच्छा, चाहे अगर हम बीकर रख ले, चाहे हम वॉच ग्लास रख ले, हमेशा याद रखना जो भी चीजें हम रख रहे हैं उसका वेट हम 0 कर देंगे टेयर या फिर रीसेट का बटन यूज करके. हमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल का जो सब्सटेंस हम मेजर करना चाह रहे हैं उसका वेट हमको कंसीडर करना है. ठीक है, किस प्लेट में किस बीकर में रख के हम मेजर कर रहे हैं उसका वेट हमको मेजर नहीं करना है. ठीक है, इसीलिए सबको हम रीसेट कर देंगे 0 पे. आगे बात समझ में. नाउ अ स्टेप फर्दर. सो as mentioned in chapter 5, the word mass and the weight are often used interchangeable in everyday, but they have a different meaning in the science. Of course, ये तो different meaning है, बताया था ना. mass can never ever be changed, but weight can be. weight तो gravity change होते ही change हो जाएगा. ठीक है, और वेट तो वैसे भी बिना ग्रेविटी के चेंज हो जाता है. हम 2 दिन डाइटिंग कर ले, हमारा वेट कम हो जाएगा, या फिर हम 2 दिन बहुत सारा बर्गर पिज्जा मोमोज खा ले तो हमारा जो वेट है वो बढ़ जाएगा. सो वेट जो है वो अनसर्टेन है ना, फिक्स नहीं है. पहली चीज, चेंज हो सकता है टाइम टू टाइम, बॉडी टू बॉडी, प्लेस टू प्लेस, ग्रेविटी टू ग्रेविटी. ठीक. which can sometimes cause confusion. Mass is the quantity of metal present in an object or a substance. It is a unit, its unit are gram and kilogram. ठीक है, तो मास की यूनिट क्या होती है बेटा? मास की यूनिट यहाँ पे ग्राम और किलोग्राम होती है. ऑन अदर हैंड, weight is a force by which the earth attract an object or substance towards itself and it is measured in Newton. वेट को हम किस में मेजर करते हैं बेटा? वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं. मोस्ट बैलेंस एक्सेप्ट 2 pan बैलेंस एक्चुअली मेजर वेट पर देयर स्केल्स आर मार्क्ड एज द मास यूनिट, सो दे शो वैल्यू इन ग्राम एंड किलोग्राम. सो बेसिकली यहाँ पे हम इतना तो कैटेगराइज नहीं करते हैं अपनी डेली लाइफ में. ठीक है, बट साइंस के लैंग्वेज में यस डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है यहाँ पे मास एंड वेट में. क्लियर? चलो भाई. सो हाउ टू मेजर वॉल्यूम, यहां से ना हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे. ठीक है, ये बेटा हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे. क्लियर है? और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दें. एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस चैप्टर यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट. आपको आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा. ओके, थोड़ा सा लेट हो सकता है बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई करूँ. तो अगर आप कमेंट करते हैं तो हाँ, थोड़ा सा देर होगा बट आपको आपके कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा. ओके, सो आज के लिए इतना ही. बाकी का डिस्कशन हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर.